वेलकम टू फायर शॉक। तो हमारा आज 4th डे है वर्कशॉप का और कल हमने जो बात करी थी, हमने देखा था कि क्या-क्या तरीके हैं बग्स के बारे में जो हम लोग देखा था, टूल जो करा था। थोड़ा एक इंट्रोडक्शन लिया था और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रिपोर्ट अ बग। जैसे ये काफ़ी एक थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी रिपोर्ट सही नहीं होगी तो आपका काम बनेगा नहीं बग हंटिंग में। तो एक अच्छी रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बग हंटिंग के हमारे जो करियर है, तो उसमें आपको शायद ज़रूरत पड़े। हो सकता है कि आप जो है अभी शुरू कर रहे हो या आप ऑलरेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जो कि मैं अज़्यूम कर रहा हूँ स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशंस या आप इसमें क्या अचीव कर सकते हो? तो पहले बात करेंगे रिपोर्टिंग बग्स के बारे में, जो कि कल भी हमारा जो एक सवाल उठा था कि बग्स को कैसे रिपोर्ट किया जाए, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सवाल उठना चाहिए कि क्यों? मतलब कोई ऐसा फॉर्मेट रखने की क्या ज़रूरत है? जो कंपनी है, जो ये बग रिपोर्टिंग चाहती है, जिसने जो है प्रोग्राम लॉन्च किया है कि आप बग रिपोर्ट करो और उनको जो है बताओ क्या बग्स हैं, आपको बाउंटी मिलेगी। तो एक ऐसा मॉडल लग रहा है जिसमें कि ज़रूरत कंपनी को ज़्यादा है और आपको कम है। क्योंकि कंपनी को जो अपने बग सॉर्ट कराने हैं, इसलिए उसने बग बाउंटी वाला रखा है। अगर कोई और गेम होता जैसे कैप्चर द फ्लैग वगैरह होता तो बात अलग होती। बग बाउंटी में कंपनी की ज़रूरत है। तो आपकी रिपोर्ट परफेक्ट होने का क्या मतलब है इसमें? मतलब ये है कि अगर आपकी रिपोर्ट उन लोगों को सही नहीं लगी या कंप्लीट नहीं लगी या समझ नहीं आई, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि उनको बहुत सारे सबमिशंस आते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। तो आपकी रिपोर्ट को हो सकता है वो रिजेक्ट ही कर दें। तो उसके बाद ना तो आपकी रिपोर्ट जो आपने बग बताया वो फिक्स हो पाएगा, तो बग फिक्स नहीं होगा तो पहली बात कंपनी का भी नुकसान है, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको बाउंटी नहीं मिलेगी, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो आपका भी नुकसान है। तो एक अच्छी रिपोर्ट लिखना काफ़ी ज़रूरी है। एक साफ शब्दों में कुछ चीज़ों को हम लोग को क्लियर रखना है, जो चीज़ हम लोग स्पेसिफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक ओवरऑल वो बता देता हूँ कि ये हैविंग अ क्लियरली स्पेसिफाइड बग नंबर, कुछ टिप्स जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। यानी कि आपका एक बग नंबर जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि उसका ये बग नंबर है। अब अगर आप किसी टूल का यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर आप हैकर वन यूज़ कर रहे हो या बग क्राउड यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप रिपोर्ट करने जाते हो बग को, तो वहाँ पे ऑटोमैटिकली एक बग का जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है खुद जनरेट हो जाता है, तो आपको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप खुद से रिपोर्ट कर रहे हो या ये सब कुछ आप मैन्युअली कर रहे हो, तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन का नंबर देना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी। ऐसा कोई ज़रूरी हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि आपको क्या नाम रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, बट एक यूनिक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे अगर अगर मैं बोलना चाहूँ, मैं लिख दूँ, अब मैं खाली 001 लिखूँगा, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये बहुत कॉमन है, हर कोई कॉपी मतलब कर सकता है। अगर मैं जैसे मान लो मैं लेट्स से मैं एप्पल के लिए कुछ जो है रिपोर्ट कर रहा हूँ और उनके किसी स्पेसिफिक लेट्स से लॉक स्क्रीन के ऊपर कर रहा हूँ। तो मैं खाली एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि मैं एप्पल का एपी ले लिया मैंने, लॉक का एलओसी ले लिया, 01X कुछ भी ऐसा नंबर मैंने एक यूनिक बना दिया। ये आप चेक भी कर सकते हो। जब आप उसका वेबसाइट खोल के देखोगे, उनका जो लीडर बोर्ड या उनका जो एक्टिविटी वाला पेज होगा जहाँ पे कि ऑलरेडी रिपोर्टेड है, वहाँ पे देख सकते हो कि कौन-सी सीरीज़ चल रही है या उनका क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर चल रहा है। तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग उसका अगला बना सकते हो या फिर उसको देख के एक आइडिया लेके कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होना चाहिए, राइट? तो अगेन ये खाली यूनिक होना चाहिए। इसका पर्पस सिर्फ़ ये है कि उसको यूनिकली आइडेंटिफ़ाई किया जा सके, आपके लिए भी और जो डेवलपर है या जो कंपनी है उसके लिए भी। और इसको हम लोग जो है आगे भी यूज़ करेंगे हमारी उसमें जो हम लोग रिपोर्ट लिखेंगे, तो ये चीज़ होनी चाहिए। दिस इज़ नेसेसरी, आपके रिपोर्ट में होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि अगर आप जो बग रिपोर्ट कर रहे हो उसको आप रिपोर्ट मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दोबारा से नहीं कर सकते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? तो पहली बात तो फिर वही नेगेट हो जाता है। अगर आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये सब हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा कि वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है। तो पहली चीज़ जो मतलब आपका एक जो प्राइमरी क्राइटेरिया हो गया कि जो आप रिपोर्ट करने वाले हो जिस बग को, वो बग अगर रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, सिर्फ़ आप ही के डिवाइस पे हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वो ऐसा बग होना चाहिए जो कहीं पे भी हो सके, राइट? बी स्पेसिफिक, हम लोग को कोई एक लंबा एस्से नहीं लिखना है और कोई एक आर्टिकल नहीं छापना है उसमें। हम लोग स्पेसिफिक बात करने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर कट अभी मैं आपको हेडिंग्स बताऊँगा जिसके अंदर काम होना चाहिए और टू द पॉइंट बात करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी सिर्फ़ वहीं पे सब उसको एक्सपैंड करेंगे, नहीं तो हम लोग जितना शॉर्ट रख सकते हैं उतना शॉर्ट रखेंगे। क्योंकि अगेन उनके पास बहुत सारे सबमिशंस आते हैं, जो ये लोग बग बाउंटी में जो इन्वॉल्व होते हैं और उनको जब उनको रिव्यू करना है, चेक करना है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने लंबे-लंबे एस्से लिखें और एस्से का जो आपने एस्से लिख भी दिया, उसमें से वो जो है छाँटें कि इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है या क्या चीज़ इसमें जो आप रिलेवेंट कह रहे हो। तो बिल्कुल कंसाइज़ रखना है हम लोगों को हमारी रिपोर्ट को। हम लोग को कुछ अज़्यूम नहीं करना है कि पहली बात तो जो हमारी टोन है, जिस टोन में हम लोग बात करने वाले हैं, उसमें कहीं भी नहीं झलकना चाहिए कि
जो डेवलपर है उसने कोई गलती करी है। हर किसी से गलती होती है। आपने किसी की गलती पकड़े, जैसे होते हैं ना ग्रामर नाजी होते हैं जो देयर और देयर जो THERE और THEIR का डिफरेंस बताते हैं और जो है करेक्ट करते हैं किसी को। तो वो सब नहीं करना है। हम लोग को एरोगेंस नहीं रखनी है। हम लोग बस पॉइंट पर जो उनको हेल्प कर रहे हैं और उसके बाद उन लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाला है। उनसे वो चीज़ हो सकता है मिस हो गई हो, या वो किसी अपडेट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो किसी प्रोसेस वगैरह में। काफी नेचुरल चीज़ है, तो हम लोग को एक ऐसे नहीं कि हम गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम लोग को काफी पोलाइट एटीट्यूड रखना है उनकी तरफ। अपनी हमारी लैंग्वेज में कहीं पे भी एरोगेंस नहीं झलकना चाहिए। और डुप्लीकेट बग नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप रिपोर्ट करने जा रहे हो उससे पहले एक बार आप ही का चेक करना बनता है। अब जैसे कुछ टूल्स जैसे बगजिला है, ऐसा कोई टूल यूज कर सकते हो जो कि ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा जो आपका जो जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हो या जिस जैसे आप प्रोग्राम एनरोल कर रहे हो कि वहाँ पे सिमिलर कोई बग एनरोल हुआ है कि नहीं हुआ है। या फिर आप बेटर तो वही रहेगा मैनुअली बस सर्च करके देखो कि क्या क्या रिपोर्ट हुए हैं बग्स, और उसके अकॉर्डिंग अपना रिपोर्ट करो। अगर आपको लगता है कि आपका बग ऑलरेडी कहीं पे रिपोर्ट हो चुका है चाहे पार्शियली फुली जैसे भी, तो फिर थोड़ा उस हिसाब से सोचो। क्योंकि रिपोर्ट अगर आप डुप्लीकेट करो उसका कोई फायदा नहीं है। काम बढ़ेगा उनका जो लोग इसको चेक करने वाले हैं, और आपको बाउंड्री वैसे भी नहीं मिलनी। क्योंकि वो तो पहले वाले को प्रायोरिटी देने वाले जिसने पहले रिपोर्ट किया था, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो सबसे पहले ये भी चेक करना है कि वो बग ऑलरेडी रिपोर्टेड है या नहीं है। तो डुप्लीकेट बग नहीं रखना है हम लोगों को। अभी हमारी हेडिंग्स होना जरूरी है। मैं एक एक करके इन सब पे एलैबोरेट करूंगा, बट अगर आपको इस टाइम पे अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है कि यार ये रिपोर्ट में चीजें होनी चाहिए, अगर आप कोई रिपोर्ट लिखना चाहते हो तो ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। हर एक हेडिंग के अंदर क्या चीज होनी चाहिए हम लोग अभी इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो हमारा इसमें टाइटल होना चाहिए रिपोर्टर, यानी कि जो आप हो, प्रोडक्ट, वर्जन, कंपोनेंट, प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रायोरिटी, सेवेरिटी, स्टेटस, असाइन टू, URL, समरी, डिस्क्रिप्शन और स्क्रीनशॉट्स। तो ये सारी हेडिंग्स इसमें होनी चाहिए। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। और आई होप आपने अगर आपको लेना तो आपने ले लिया होगा। अब तो टाइटल की बात करें तो टाइटल, दिस शुड प्रोवाइड अ क्विक डिस्क्रिप्शन ऑफ द बग। फॉर एग्जांपल, distorted text in frequently asked question section on the name. Just a minute. I think there is a question. Let me see. Done. Okay. So title of the bug. So this title should provide a quick description of the bug. यानी कि जो आप टाइटल लिख रहे हो और उसमें बग आईडी भी स्पेसिफाई करना है, तो आप टाइटल में सबसे पहले वही बता दोगे जो एक शॉर्ट में, कि यार मान लो आप कोई ऐप खोलते हो और वो ऐप सडनली क्रैश हो जाती है। तो आप उसका टाइटल ऐसे ही कुछ लिखोगे कि ऐप ओपनिंग एंड क्रैशिंग, या इस टाइप का जो भी उसका डिस्क्रिप्शन बनता है शॉर्ट में बिल्कुल, कि टाइटल से ही रिफ्लेक्ट हो जाए कि किस चीज़ की बात हो रही है। और साथ में उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको शुरू में बता दिया कि बग का आईडी होना चाहिए। राइट। तो ये चीज़ मेंशन करनी है और ये ऊपर ही होनी चाहिए। राइट। तो अगर आप जैसे बग रिपोर्ट कर रहे हो, आप हैकर उन पे रिपोर्ट करो, तो टाइटल में वहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर जब आपकी रिपोर्ट जब लिखना शुरू करोगे, अगर ये हेडिंग्स ऑलरेडी दे रखी है आपको, वेल एंड गुड, तो आप उसका अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हो। नहीं दी हुई है तो खुद अगर आप मैनुअली कर रहे हो सारी एंट्री, यानी कि आप मालूम हो सकता है ईमेल पे लिख रहे हो किसी को, कि आपने किसी की वेबसाइट पे देखा है और आप उसको ईमेल लिख रहे हो एक बग जो रिपोर्ट कर रहे हो आप, तो उसमें सारी हेडिंग्स आपको मैनुअली एंटर करनी पड़ेंगी। रिपोर्टर है यानी कि आप खुद हो, आपका नाम और आपका ईमेल एड्रेस या आपका जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो। जनरली लोग अपना नाम और ईमेल एड्रेस ही देते हैं। और अगर आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर आपका वर्क ईमेल आएगा, नहीं तो आपका पर्सनल आएगा। बट देन दैट इज जो आपकी खुद की चॉइस है कि आप इसमें कौन सा ईमेल देना चाहते हो। बट ये चीज़ मेंशन होना जरूरी है। प्रोडक्ट, इन विच प्रोडक्ट यू फाउंड दिस बग। अब मैं बात करूँ, मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहा था, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ये वेबसाइट छोड़ो, मैंने उनका जो एक पीसी परचेज किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का पीसी यूज कर रहा हूँ या एचपी का पीसी यूज कर रहा हूँ। चलो एचपी की बात करते हैं। मैंने एचपी का पीसी यूज कर रहा हूँ, एक मेरे पास पर्सनल कंप्यूटर है एचपी का। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, एचपी का हो गया इसमें। वर्जन, अगर उसका कोई मॉडल नंबर वगैरह है, यानी कि अगर मैं एचपी का कोई DX 700 सीरीज यूज कर रहा हूँ जो इनके एंटरटेनमेंट पीसी की सीरीज आती थी, उसमें मेरे को कुछ चीज़ मिली है, तो यहाँ पे वो वर्जन मेंशन होने वाला है। कंपोनेंट, अगर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात हो रही है कि मान लो इसके वाईफाई में कुछ है, या इसके जो ईथरनेट कार्ड जो लगता है उसमें कुछ है, या इसके HDMI पोर्ट में कुछ है, या इसके स्क्रीन में जो भी आपका कंपोनेंट जिसकी आप बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे ये एक जनरल टर्म है। अगर आपको लगता है कि आपके जो आप बग रिपोर्ट करो उसमें अप्लाई नहीं करता है, आप इसको जो है स्किप भी कर सकते हो। क्योंकि ये एक जनरलाइज मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे सब चीजें। अगर आप कोई हार्डवेयर बग भी देख रहे हो या सॉफ्टवेयर बग देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, पीसी में देख रहे हो, तो वो एक थोड़ा जनरलाइजेशन लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपको अपने केस के हिसाब से उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा कि क्या चीज़ उसमें रेलिवेंट है, क्या चीज़ रेलिवेंट नहीं है। अब मान लो अगर ये प्रोडक्ट जो है कोई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता तो वर्जन ऑफ उसमें जो है विंडोज 11 10 या जो भी उसका अगर स्पेसिफिक सर्विस पैक नंबर है वो लिखते। राइट। प्लेटफॉर्म, अब आप कौन सा यूज कर रहे हो। अ, अगर मान लो कोई मेरी डिवाइस है जिस पे है, तो उस डिवाइस पे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, प्लेटफॉर्म क्या है उसका। अब दोनों ही आपको अलग अलग दिख रहे हैं।
राइट? तो ये प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे पीसी है या फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है, ये आपका मैक ओएस है, विंडोज़ वगैरह है, तो ये अलग से दे रखे हैं। मैं आपको जो कंपोनेंट बता रहा था फिर वो ऐसी चीज़ हो गई कि ये जनरलाइज़ किया हुआ है कि यहाँ पे अगर आपको बग मान लो प्लेटफ़ॉर्म अगर आप कोई वेबसाइट विज़िट कर रहे थे, आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे विज़िट कर रहे थे? मान लो मैं मोबाइल पे देख रहा था वेबसाइट, तब मुझे ये चीज़ पता चली या मैं पीसी पे देख रहा था तब मुझे पता चली, तब मैं प्लेटफ़ॉर्म वो आएगा। कौन से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे थे या कौन से मैक ओएस पे थे या कौन से लिनक्स पे थे या जो भी आपका वर्ज़न था ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे आ जाएगा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट विज़िट करी, मैंने अपने लैपटॉप से करी थी, तो वहाँ पे जो है आपका पीसी आ गया, विंडोज़ पे था मैं, अगर कोई ऐप्स वर्ज़न वगैरह होगा तो भी हम लोग आगे स्पेसिफ़ाई करेंगे। अब आती है थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें, यहाँ तक तो हमारा जनरल चीज़ें थी। ये सारी जनरल चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी है कि आपने बग कहाँ पे देखा, राइट? तो ये सब उसकी जैसे लोकेशन हो गई या कहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म जिस पे बात हो रही है और आपके बारे में डिटेल जो यहाँ पे थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो बग की खुद की बातें हैं। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट इसलिए होंगी क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको अगर कोई बाउंटी मिलेगी, कोई रिवॉर्ड मिलेगा या फिर जो आपकी रिपोर्ट चेक करने वाला है, वो भी चेक करेगा या नहीं करेगा या उसको कब करेगा। वो सब सवाल भी आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट जो आती है, होती है प्रायोरिटी। व्हेन शुड अ बग बी फिक्स्ड? प्रायोरिटी जनरल सेट फ्रॉम P1 टू P5। ठीक है? तो P1 जो है फिक्स द बग विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी और P5 फिक्स व्हेन टाइम परमिट्स। सो अगर आप कोई ऐसी देख रहे हो बग्स आप अब ये चीज़ आपको जैसे एक तो आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगी ये सब चीज़ें। बाकी अब जो ऑलरेडी नॉर्म्स लोग फॉलो कर रहे हैं उसको आप जाके देख सकते हो। अगर आप गूगल करोगे तब भी आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। बट एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि यार अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील होने वाली है, तो वो P1 हो जाता है कि यार इसकी प्रायोरिटी हाई रखने वाला हूँ मैं। कि आप उसको जल्दी फिक्स करो या खाली कोई छोटे-मोटे यूआई में डिफेक्ट्स हैं कि यार जो टेक्स्ट आ रहा है ठीक से नहीं आ रहा। तो जो है फिक्स वन टाइम परमिट्स कि वो P5 या P4 मान लो कि इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो प्रायोरिटी स्पेसिफाई हम लोग के लिए करना ज़रूरी है। वो लोग उसको क्या समझते हैं वो उनके ऊपर है बट अपनी तरफ से हमें अपना हमारा काम ठीक से करना है। ये हमारी रिसर्च है। हमने बग ढूँढा है तो हमें पता होना चाहिए। अब यार हम ऐसा तो नहीं है कि कोई रैंडम चीज़ ढूँढ रहा है। हमने जब बग देखा तो हमें मालूम है ना कि वो कौन-सा बग है, तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो उसकी प्रायोरिटी हम लोग बता देंगे उनको कि यार ये हाई प्रायोरिटी का लग रहा है मेरे को, मेरे अकॉर्डिंग ये जो है काफ़ी हाई प्रायोरिटी का है, इसको आप लोग जल्दी फिक्स करो। तो इस चीज़ का मिसयूज़ मत करना कि कोई छोटी-मोटी चीज़ को जो है P1 बना के पोस्ट कर दोगे तो आपको ये रिजेक्ट कर देगा, उनको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही जो है टीम अलॉट करने वाला है, कि कौन-सा डेवलपर कौन से बग को देखेगा, राइट? तो प्रायोरिटी ठीक से सेट करनी है यहाँ पे। सिवियरिटी ये प्रायोरिटी थी कि कब उसको फिक्स करा जाए, मतलब कितनी इमीडिएटली उसको देखा जाए, नोटिस किया जाए। ये सेवेरिटी है। सेवेरिटी का मतलब उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ सेवेरिटी अगर आपको कैटेगरीज़ देखनी है और ये कई बार वेबसाइट टू वेबसाइट फ़र्क पड़ सकता है। आप हैकर वेब पे जाओगे, हो सकता है स्लाइटली डिफरेंट हो बट मोर और लेस ये कुछ कैटेगरीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो स्टार्टिंग विद एनहांसमेंट यानी कि कोई छोटे-मोटे जैसे मैंने बताया टेक्स्ट ठीक से नहीं दिख रहा है या कोई छोटी-मोटी चीज़ मतलब वो ट्रिवियल में आ गया सॉरी यूज़र इंटरफेस वाले जो एनहांसमेंट्स हैं, वो आपके ट्रिवियल में आ गया कि छोटी-मोटी चीज़ है। एनहांसमेंट यानी कि आप कुछ फीचर सजेस्ट कर रहे हो कि इसमें ये चीज़ हो सकती है तो कर डाल दो, राइट? मतलब आप चाहते हो कि यार ये पासवर्ड का जो सेटिंग है ना कि ये 6 लेटर वाला पासवर्ड मेरे को लगता है कि इतना अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है, हमारे बग जो हम लोग को मिला है उसके अकॉर्डिंग, आप उसको 7 लेटर का कर दो। आपने एक एनहांसमेंट के लिए बोला है, जबकि 6 भी सफिशिएंट था। एक एग्ज़ाम्पल लिए, मैं ये नहीं बोला कि 6 अच्छा है, 7 अच्छा है, वो तो चलो वो तो वक़्त ही बताएगा कि कितनी जो है ब्रूट फ़ोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ये हमारे नैनो कंप्यूटर्स वगैरह जो आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग इनफैक्ट। तो वो सब तो बात की बातें हैं, बट देन छोटी-मोटी चीज़ें अगर आप सजेस्ट कर रहे हो तो एनहांसमेंट में आ जाती हैं। ट्रिवियल यानी कि छोटे-मोटे चेंजेज़ है यार कि इसका फ़ॉन्ट-वॉन्ट अच्छा नहीं आ रहा या यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं है, ऐप में थोड़े-से ग्लिचेज़ वगैरह हैं, माइनर लॉस ऑफ फंक्शन अ, अब जैसे मैं एक बात करता हूँ जो मैं आपको एक रियल लाइफ़ बता रहा हूँ। हमारा एक एक्सिस बैंक की ऐप यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई मतलब प्रमोशन वगैरह करने की बात नहीं कर रहा या किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, जो एक फैक्ट है। उनकी कोई ऐप में हम लोग कोई मतलब स्टॉक ट्रेडिंग वाली ऐप थी। मैं अपने जो है फादर के लिए सेटअप कर रहा था, तो उसमें जब हम लोग सेटअप करने गए मोबाइल में, तो जब उसमें एंट्री करते हो, आपके यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट कर दिया आपने, पासवर्ड लिख दिया, उसके बाद कीबोर्ड अपने आप गायब नहीं होता नीचे। तो आपको क्या दिक्कत है, जो डन वाला बटन है वो उसके कीबोर्ड के नीचे है। तो ये एक माइनर इश्यू है। इसका फिक्स क्या था कि मैंने उसको लैंडस्केप करके एक बार पोर्ट्रेट में दोबारा से रोटेशन करा तो कीबोर्ड गायब हो गया, बट देन ये एक छोटा-मोटा बग है। राइट? तो ये माइनर है, इससे की वजह से मेजर लॉस ऑफ फंक्शन नहीं हो रहा बट इश्यू है या कुछ लोग इसको शायद मेजर में क्लासिफाई कर दें बट देन ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। फिर आता है मेजर और फिर आता है क्रिटिकल। तो क्रिटिकल में एप्लीकेशन क्रैश, लॉस ऑफ डेटा यानी कि आपने कोई एप्लीकेशन खोली और कोई आप मतलब पर्टिकुलर चीज़ आप कर रहे हो जिस वजह से ऐप क्रैश हो जाती है। तो वो एक ऐसा क्रिटिकल बग हो गया। और लास्ट में आता है ब्लॉकर जो कि सबसे ज़्यादा सेवेरिटी का है कि यार ये चीज़ आप जो है कर ही नहीं पा रहे हो कि वो फंक्शन ही नहीं चल रहा है।
मान लो किसी आप ऐप का बता रहे थे कि उसमें बग है, वो ऐप खुल ही नहीं रही है, तो वो ब्लॉकर वाला हो गया कि यार इसमें तो कुछ टेस्टिंग भी नहीं कर सकते आप, इस हालत पे है वो। तो ये अगेन सिवियरिटी का सबसे ऊपर वाला स्टेट आ गया कि ब्लॉकर पे है वो। फिर है स्टेटस। तो व्हेन यू आर लॉगिंग द बग इनटू अ बग ट्रैकिंग सिस्टम, देन बाय डिफॉल्ट द बग स्टेटस विल बी न्यू। अदरवाइज अगर आप जो है उसमें कुछ चीजें हो चुकी है, यानी कि उसको फिक्स कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है, रीओपन कर दिया है या वोंट फिक्स, ये स्टेटस तो मतलब खैर आप जब आप शुरू करोगे आप न्यू से स्टेटस से शुरू करोगे कि मैं नया बग रिपोर्ट कर रहा हूँ। बाद में मेरे ख्याल से अगर जो टीम अगर आपको वेरीफाई कर रही होगी, देख रही होगी, वो बोलेगी कि यार ये फिक्स हो चुका है या ये वेरीफाइड है कि हमने उसको वेरीफाई कर लिया, हो रहा है रीओपन, मतलब आपने उन्होंने जो है शायद उसको री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोबारा से ओपन किया है। वोंट फिक्स कि इसको ठीक नहीं करेंगे, हम लोग को मालूम है ये बग है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत छोटी चीज़ है, इसके लिए हम लोग जो अपने आप को दोबारा से नहीं कोड करने वाले। बहुत माइनर चीज़ है। तो ऐसा भी एक एटीट्यूड होता है कई कई उसमें, तो वो स्टेटस इसको रख देते हैं। इसके अलावा और भी स्टेटसेस हो सकते हैं, बट मोर और लेस ये रहता है, राइट? तो ये भी एक चीज़ है जो हमारी रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए। अब असाइन टू, तो इफ you know which developer is responsible for that particular module in which the bug occurred, then you can specify the email address of that developer. Else keep it blank and this will assign the bug to the module owner. If not, the manager will assign the bug. Basically ये क्या कह रहा है कि जब आपने कोई बग निकाला है, राइट? अब मान लो वो लॉगिन से रिलेटेड है या क्रॉस साइट से स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड है, जो भी है, तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है उसके ऊपर कि ये आखिर इसका डेवलपर है कौन, राइट? अगर आप उसका जो है उनका पेज खोल के देखोगे उस कंपनी का, या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, या हो सकता है आप इंक्वायरी करो। मैं मिनिमम करने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही को जो है सारा पता करना है कि किसने किया है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है यहाँ पे। अगर आपको पता चल जाता है या आपको मालूम है, तो आप उस डेवलपर को टैग कर दो कि यार एट द रेट सो एंड सो पर्सन एट सो एंड सो डॉट कॉम, जो भी उसका ईमेल आईडी वगैरह है, कि यार ये उसका रिस्पॉन्सिबल बंदा है जिसको ये कोडिंग वगैरह देखनी है, तो आप उसको असाइन कर रहे हो ये बग। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये काम मैनेजर भी कर लेगा। यानी अगर सिस्टम खुद से भी असाइन कर सकता है, या जो मैनेजर होगा वो असाइन कर देगा कि अच्छा ये वाला बग तो ये फलाना-फलाना बंदा हैंडल करने वाला है, तो वो अपने आप असाइन कर देगा। बट अगर आपको मालूम है तो आप खुद से असाइन कर सकते हो। ये एक ऑप्शनल चीज़ हो गई, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, राइट? कि यार ताकि उसको आप जो है फास्ट ट्रैक कर सको, कि अगर आपको पता होगा कि किसको टैग करना है, आपने सही बंदे को टैग कर दिया, तो वो बंदा तुरंत ही इसमें लग जाएगा, और वो जो प्रोसेस होगी ना असाइन करने की, आप उसको स्किप कर दोगे। तो एक टाइप से आप जो है क्यू होती है ना, कि एक लाइन लगी हुई कि किसके रिपोर्ट्स पहले कहाँ जानी है, तो आप थोड़ा-सा आगे बढ़ जाओगे उसमें। दैट इज़ ऑल। यूआरएल, तो जो पेज जहाँ पे आप जो उसको बग को आपको मिला है, उसका यूआरएल क्या है? अब अगेन ये हो सकता है कि आप किसी सिस्टम में बात कर रहे हो और ये यहाँ पे यूआरएल की कोई बात ही ना हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बट अगर आप किसी वेबसाइट की बात कर रहे हो, आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे यूआरएल होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, कि यार वहाँ पे बताना तो पड़ेगा ना कि कहाँ पे हो रहा है वो बग, जो भी आपको मिला है। फिर है समरी। तो a brief summary of the bug, mostly within 60 words or below. Make sure the summary is reflecting on the problem is and where it is. तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट में बता रहे हैं कि उस बग में क्या हो रहा है, कि यार जैसे मैंने बताया कि अगर कोई आप लॉगिन कर रहे हो, उसके बाद आप फलाना जगह पे क्लिक करते हो, लॉग आउट हो जाता है, क्या होता है? आप एक जनरली खाली उसको समराइज कर रहे हो 60 वर्ड्स और लेस में। अगेन यहाँ पे भी हम लोग कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि नहीं फ़र्क पड़ता। ये सब खाली समरी के लिए है कि बंदा जो रीड कर रहा है उसको एक आइडिया हो जाए कि अच्छा इस बग में ये सब चीज़ें हैं। एक उसको एक अच्छा आइडिया हो जाए, तो हो सकता है कि आधे प्रॉब्लम्स की इसी समरी को पढ़ के समझ में आ जाए कि अच्छा ये तो मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है, मैं इसको देख लूँगा, राइट? और लास्ट में फिर है डिस्क्रिप्शन। तो ये है हमारा मेजर चंक, जहाँ पे आप जो बोलते हो ना कि वो सारा विस्तार में हमें बताना है कि क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है। इससे पहले तो हम लोग शॉर्ट में सब चीज़ें बता दी कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, वगैरह-वगैरह। ये सब जैसे होता है ना कि 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड आंसर्स, ये है हमारा लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन आंसर जैसे करते थे ना एग्ज़ाम में, तो ये लॉन्ग आंसर है कि यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन देना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर आपने जो भी बग फाइंड आउट किया है, तो उसके बारे में आपको जो भी चीज़ें पता है, अगर आपने उसको कोई बैकग्राउंड उसका जो कोड देखा है कि यार कोड में ये इश्यू है, तो आप वो कोड हाइलाइट करोगे। अगर आपने कोई बोला है कि यार ये बैकएंड से दिक्कत आ रही है, तो वो कैसे आ रही है, वो आप स्पेसिफाई करोगे। जो भी चीज़ आपको इश्यूज़ पता है इसमें, आपने जो फाइंड आउट किया है, उसको स्पेसिफाई करोगे, राइट? और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम लोग कुछ फ़ील्ड्स रखने वाले हैं, तो रिप्रोड्यूस करने के स्टेप्स, यानी कि क्लियरली मेंशन करना है हमको कि इस बग को आप कैसे रिप्रोड्यूस करोगे। कि मैंने पहले लॉगिन पे क्लिक किया, फिर वहाँ से मैंने अपना यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट के बाद मेरे माउस यहाँ लेके गया, मैंने इस वाली जो 3 लाइन बनी, इस पे क्लिक किया, ये किया, वो किया, जो भी स्टेप्स हैं सारे स्किप मत करना कोई सा भी। क्यों? क्योंकि कुछ भी ऑब्वियस नहीं है, हो सकता है जो सामने वाला बंदा उसको नहीं समझ में आ रहा हो। अब जैसे आपने
ट्राई किया हो। इसको आप ऐसे इमेजिन करके देखो कि जैसे आप अपने दादा या दादी को जो है समझा रहे हो कि दादाजी फेसबुक पे लॉगिन कैसे करना है। तो आप उनको कैसे समझाओगे? उस सिंपल भाषा का प्रयोग करते हुए, कोई भी स्टेप मिस नहीं करते हो, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता है कि यार ये फाइव यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस माउस को यहाँ तक कैसे लेके आए। मतलब खैर इतना भी नहीं बोल रहा मैं कि आप उनको जो है समझाओ कि माउस कैसे लाते हैं, बट काफ़ी बेसिकली उनको समझाओ। हमें कहीं पे भी एरोगेंस नहीं दिखानी और कोई स्टेप स्किप नहीं करना। एक्सपेक्टेड रिजल्ट कि जब आपने उस पे क्लिक किया तो क्या चीज़ होनी चाहिए थी और एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ। तो दोनों चीज़ मेंशन करनी है कि यार how the application should have behaved on the above mentioned steps, and actual result, what is the actual result of running of those steps, that is the bug behavior. So these are the important steps in bug report. You can also add report type as one or more field which will describe the bug type कि ये किस टाइप का बग है। तो ये चीज़ भी अगर एक ऑप्शनल सी चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें ज़्यादा घुसो कि ये एक मान लो एक्सेस का बग है, यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का है, या ये जो है लॉगिन बग है, या ये ऐप का बग है, वेबसाइट का कुछ है, जो भी आपका टाइप है आप स्पेसिफाई कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा वो है नहीं। तो रिपोर्ट टाइप में आ सकता है आपका कोडिंग एरर है, डिज़ाइन एरर है, न्यू सजेशन, डॉक्यूमेंटेशन इशू, हार्डवेयर प्रॉब्लम। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि यार आपकी कोडिंग में प्रॉब्लम है या आपके डिज़ाइन में दिक्कत है, या कुछ सजेशन देना चाहते हो आप, डॉक्यूमेंटेशन इशू है, हार्ड प्रॉब्लम है, जो भी, तो आप वो सब इसमें स्पेसिफाई करोगे। और लास्टली आपकी रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट या फिर अगर आप कोई वीडियोग्राफी उसकी करते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, तो वो चीज़ इंक्लूड करना अच्छा रहेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी है, उसके बिना काम चल सकता है, दिस इज़ ऑप्शनल, बट आपकी रिपोर्ट अगर आपको चाहिए कि क्लियरली स्टैंड मतलब जो है समझ में आए किसी को, तो स्क्रीनशॉट या जो भी आपकी अगर वीडियो स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग अगर डाल रहे हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जो डेवलपर है या जो उनकी टीम है जो इन्वेस्टिगेट करने वाली है इस बग को, वो उसको अच्छे से रिव्यू करवा पाएगी, और आपको जो जल्दी आपका रिवॉर्ड या बाउंटी या जो भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए, वो मिलेगा। तो a picture is worth a thousand words. Take a screenshot for the instance of failure with proper captioning, यानी कि अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट में मार्किंग करनी है वो सब भी कर दो, तो उसका बंदे का अटेंशन वहाँ पे डाइवर्ट होगा, क्योंकि अगेन सबके पास टाइम नहीं है। जैसे हम लोग बोलते थे ना कि आंसर जो आप लिख रहे हो उसमें हाईलाइट कर दो या कोई डायग्राम बना दो, अगर बना सकते हो तो ये वो वाला पार्ट है। तो जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है, मोरलेस कोई हम लोग साइंस का आंसर लिखते थे, वैसा है कि यार क्या चीज़ की बात कर रहे हो, कहाँ पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, जितनी भी आपके उसके व्हेन, हाउ, व्हाट, वो सब है, वो सारे हमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं, और हमारी रिपोर्ट में वो सब क्लियर हेडिंग्स के साथ होने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग खाली सब कुछ मेंशन कर देते हैं बिना किसी हेडिंग के, तब भी दिक्कत है कि अगर आपने हेडिंग ही नहीं डाली है, खाली आप जो है लिखते जा रहे हो, चाहे उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हो, बट सामने वाले बंदे को तो वो खाली एक ऐसे लिखेगा ना, तो वैसे नहीं करना, क्लियर कट हेडिंग्स होनी चाहिए, और वो अंडरलाइनिंग वगैरह जैसे बोलते थे ना कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग, तो वो सब रहेगा तो अच्छा रहेगा आपकी रिपोर्ट्स में। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ हमारे डूज़ एंड डोंट्स, यानी कि जब आप बग हंटिंग करने जा रहे हो, तो क्या चीज़ हमको करनी चाहिए, क्या चीज़ हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्या आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, और एक जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, राइट? आपके बग हंटिंग करियर में बात बात करूँ, या मान लो आप खाली पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, तो आपको जो मेंटालिटी या माइंडसेट होना चाहिए, उसके बारे में। तो सबसे पहले एन्जॉय इट लाइक अ गेम। अगर आप इसको जो है स्ट्रेस लेने वाले हो उस चीज़ में कि यार मेरे को बग ढूँढना ही ढूँढना है, मैं सब कुछ लगा दूँगा उसमें, दिन-रात एक कर दूँगा, मैं बग ढूँढ के दिखाऊँगा, इस ऐप को तो मैं छोड़ूँगा नहीं। तो आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मतलब नींद में दिक्कत आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, और आप शायद उसमें कामयाब भी ना हो पाओ। जैसे गेम होता है ना कि गेम में आपको एक हाई स्कोर सेट करना होता है, या किसी बंदे को बीट करना होता है कि यार मैं फर्स्ट आऊँगा, दूसरे बंदे को हराऊँगा, वो सब चीज़ें। तो उसको गेम की तरह ट्रीट करो, क्योंकि तब आप उसको ज़्यादा एन्जॉय भी करोगे, पैशनेटली कर पाओगे, और ज़्यादा देर के लिए कर पाओगे। क्योंकि अगेन स्क्रीन के सामने एक साथ बैठे रहना काफ़ी टाइम तक थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो उसको जितना आप एन्जॉय कर सकते हो उतना एन्जॉय करो। इससे आपका ही मोरल अप रहेगा, और आपको जो मोटिवेशन चाहिए आगे बग हंटिंग करने के लिए वो रहती है आपके साथ मेंटेन्ड। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, ये मैं आपको पहले सेशन में भी बताया था कि यार आपको कुछ आइडियाज़ होने चाहिए कि नेटवर्किंग के क्या बेसिक्स हैं, या अगर आपको मान लो आपने सीईएच की पढ़ाई कर रखी है, सर्टिफ़िकेशन ले रखी है, तो उसको रिवाइज़ कर लो, जो भी है। या अगर आपको मतलब अगर आप कोई इसमें चाहे आप कोर्स करना चाहो, कोर्स भी कर सकते हो, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, कि उससे आपको क्या होगा कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप कि अच्छा मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने कई बार मेंशन किया है हमारे लेक्चर्स में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में, तो वो क्या होती है? किस बेसिस पे काम करती है?
कौन सी लैंग्वेज है या कहाँ पे उसको करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है उससे, या उसमें हम लोग क्या-क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो वो सब का आइडिया आपको सिर्फ़ कोई यूट्यूब वीडियो देखने से नहीं आएगा। वो यूट्यूब वीडियो वगैरह देखने से क्या होगा, वो आपको एक आध कोई ट्रिक बता देगा जो कि आप उसे यूज़ करने वाले हो। तो जैसे पार्टी ट्रिक होती है ना कि यार एक जादू की छड़ी घुमाई और टोपी से खरगोश निकला, तो आपको एक ट्रिक समझा देंगे यूट्यूब वीडियो पे। वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि एक्चुअली पीछे हो क्या रहा है। तो अ, उन चीज़ों को समझो, कुछ चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। ये नहीं बोल रहा कि आपको सब कुछ पता हो। ठीक है? बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब चीज़ों की होनी चाहिए कि अच्छा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये काम करती है। अब और मैंने शायद पहले मेंशन किया ही नहीं किया, बट एसक्यूएल जो हमारी होती है ना, जो हमारी डेटाबेस की लैंग्वेज होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप जैसे जावा वगैरह सीख रहे हो, तो साथ में आपको एसक्यूएल वाली जो लैंग्वेज है कि यार डेटाबेस से हम लोग डेटा रिट्रीव कैसे करते हैं, वो भी आना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा होता है और वो इंटरलिंक्ड है। जैसे हम लोग अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे, तो उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन भी साथ में आ जाता है। क्योंकि आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, यानी कि आप वेबसाइट एक वेब पेज में कुछ ऐसा कोड इंजेक्ट कर रहे हो, जिससे कि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वहाँ पे आप हो सकता है एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर लो, राइट? तो गोज़ हैंड इन हैंड, यानी कि दोनों चीज़ें आप साथ में मिला के क चल सकते हो। और डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन क्या रिट्रीव करनी है, कैसे करनी है, अब उनका क्या सिंटैक्स होता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग ब बात करते हैं ना एसक्यूएल की, तो जैसे हमारी स्टार ऑपरेटर होता है उसमें, इसका मतलब होता है कि कुछ भी, नाम का कोई म फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम बोलेंगे उसमें सेलेक्ट, मैं ये सारा कैपिटल में होना चाहिए, मैं खाली ऐसे ही लिख रहा हूँ, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम। अब मैंने यहाँ एक और स्टार डाल दिया कि मतलब सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। एवरीथिंग ये वाला क्या है, कौन सा डेटाबेस या कौन सी टेबल से आ रहा है, ये उसकी इनपुट्स। तो आप इसमें अगर ये स्पेसिफाई कर रहे हो अपनी क्वेरी में, तो आपको सारी की सारी डिटेल्स आने वाली है। तो अगर आपको इसमें से फ़िल्टर करने में तकलीफ होगी, बट फॉर स्टार्टर्स लोग ये यूज़ कर लेते हैं। बाद में जो है इसको जो है अगले वाली फ्रॉम इसको करके, अगर कोई उनको पता चल गया है कि उस टेबल का नाम क्या है, मान लो उस टेबल का नाम उन्होंने रखा हुआ है कि स्लैश एटसेट्रा पासवर्ड, ठीक है? ये उस टेबल का नाम रखा हुआ है उन्होंने। मैं ये खाली एग्ज़ाम्पल, ये इनफैक्ट ये आई थिंक ये लिनक्स का एक फ़ोल्डर वगैरह कुछ होता है, बट अ, अगर आपको पता चल गया है, आपने जो अपनी फुटप्रिंटिंग करी है या आपने जो अपने कुछ टेस्ट रन किए हैं वगैरह-वगैरह, उसके थ्रू आपको पता चल गया कि अच्छा जो टेबल है उसका नाम ये है। तो सेलेक्ट स्टार, यानी कि कौन सारी की सारी जितनी भी एंट्रीज़ हुई हुई है फ्रॉम जितनी भी टेबल में इस टेबल में जो कि पासवर्ड्स हैं। इसके बाद भी अगर आप जो ये मतलब इसमें बाकी और मास्टरी होगी, तो आप स्टार को स्किप कर सकते हो। सेलेक्ट आप पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हो कि सेलेक्ट वेयर, मान लो जो आईडी है इज़ इक्वल्स टू जिस बंदे की भी आप जो ईमेल आईडी सर्च कर रहे हो एट द रेट ऑफ जो भी डॉट कॉम है। तो आप यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर दो कि अच्छा मुझे खाली उसी की चाहिए, उसी का पासवर्ड चाहिए। तो ये धीरे-धीरे आपके लेवल्स बढ़ेगा, राइट? तो स्टार्ट करो, उसमें घुसो, थोड़ा समझो उस लैंग्वेज को, कैसे लैंग्वेज काम करती है, फिर उसके आप तोड़-मरोड़ निकाल सकते हो। तो किसी भी जैसे होता है ना कि रूल को तोड़ने के लिए पहले रूल को समझना ज़रूरी है। तो बेसिक्स अपने क्लियर करो, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। डोंट रश विद द बिग फिश। अब बिग फिश यहाँ पे ये मैं व्हेल मछली की बात कर रहा हूँ, जैसे हमने कल देखे थे कि जो हाईएस्ट पेइंग हमारे बाउंटी के प्रोग्राम्स थे कि यार एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उबर है, नीचे उसमें सैमसंग भी कहीं पे था, और भी जितने भी थे। तो डोंट रश टू द बिग फिश। ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं से शुरू करोगे, क्योंकि पहले जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत होने वाला है, सारे एक्सपीरियंस लोग वहीं पे आने वाले हैं। माना कि यहाँ पे प्राइज़ मनी जो है बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट पेइंग है, बट क्योंकि वो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो आपका सक्सेस रेट वहाँ पे कम हो जाता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, या अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो गो फॉर अ बिग फिश। मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूँगा, इट इज़ योर प्ले फील्ड, आपको जैसे जो है इसको बग हंटिंग करनी है करो। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही होगा कि यार आप जो है बड़े-बड़े मछलियों को फिलहाल छोड़ो, जो छोटी-छोटी मछलियाँ तैर रही है ना तालाब में, वो करो। इनफैक्ट आपका मिशन पहले ये होना चाहिए जब स्टार्ट करो कि यार मैं सबसे पहले मैं एक चाहे छोटे से छोटा बग रिपोर्ट करूँगा। खाता खोलना है पहले तो मुझे अपना। तो जब वो पहला बग रिपोर्ट करोगे ना, चाहे छोटा-सा है, चाहे वो सबसे बेकार, सबसे कम वल्नरेबिलिटी का है, सबसे कम सिवियरिटी का है, सबसे कम प्रायोरिटी का है, डज़ नॉट मैटर। वो रिपोर्ट करोगे, पूरी रिपोर्ट राइटिंग करोगे, प्रोसेस देखोगे ना, तो आपको सीखोगे उससे। फिर आपका जो बग अप्रूव होगा, जो खुशी आएगी, और हाँ, उसका अगर जो रिवॉर्ड आएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी जो है इसमें आप कंपाइल कर सकते हो कि यार आप छोटे-छोटे जो है बहुत सारे कर लोगे, इतने अगर आप एक बड़ा करोगे, तो वो आप मैथ करके देख सकते हो कि छोटे-छोटे करके आपको मज़ा भी आएगा। बट स्टार्ट करो एक से, जो छोटे वाले से किसी से, बड़े वाले पे सीधे जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे वाले से सीखो, प्रैक्टिस करो और फिर धीरे-धीरे अपने पैर फैलाओ। फिर सॉरी पैर नहीं, मतलब पंख फैलाओ, पैर फैलाओ तो चादर पे फैले जाते हैं। मैं पंख की बात कर रहा हूँ कि फिर अपनी फ्लाइट लो आराम से।
मैनुअल इज़ बेटर देन ऑटोमैटिक। अब ये मैं गाड़ियों की बात भी कर रहा हूँ कि मुझे पर्सनली गाड़ियाँ प्रेफ़र करता हूँ मैनुअल ऑटोमैटिक से ज़्यादा। बट जब हम लोग बग हंटिंग करते हैं, तो दे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जो कि सब चीज़ ऑटोमैटिक कर देते हैं, कि यार आपने खाली वहाँ पे मान लो मेरे को खाली वेबसाइट का एड्रेस डालना है, वो सारा अपना स्कैन कर लेगा कि इसमें कौन कहाँ-कहाँ पे जो है आपकी यूआरएल एंट्री में जो है एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, कहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकती है, कहाँ पे जो है कितने डोमेन्स निकल के आ रहे हैं, कितने हिडन डोमेन्स हैं, हिडन डोमेन्स का आईपी एड्रेसेस क्या हैं, क्या डीएनएस इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा जो उनका कच्चा-चिट्ठा है, वो ऑटोमैटिकली आपको सब कुछ निकल के आ सकता है, राइट? बहुत ईज़ी है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेम काम कंपनीज़ ऑलरेडी कर चुकी होंगी। आपको क्या लगता है उन्होंने वेबसाइट बनाई है तो क्या उनके पास ये सब चीज़ें नहीं है? उनको क्या पता नहीं है कि क्या टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं? ऑब्वियसली उनको पता है, उन्होंने सारे ऑटोमैटिक चीज़ें ऑलरेडी ट्राई करके देख चुके हैं। सारे टूल्स रन कर लिए हैं और ये ऑटोमैटिक वाले भी क्या होता है, अगर आप दिमाग में सोचो, अगर आपको कोडिंग का थोड़ा-सा आइडिया है तो कोई मैं आपको शायद रिलेट कर पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। कोडिंग में जो हम लोग करते हैं ना कि यार इफ दिस देन दैट, इफ दिस देन दैट, इफ एल्स जितने भी हमारे वो बनते हैं, पाइथन में हमारा इफ एल्स होता है या एलिफ होता है, जावा में इफ एल्स 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 ऐसे करके चलता है। तो ये सब अगर आपको पता होगा तो आपको मालूम होगा कि यार अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बनाई है ना ऑटोमैटिक, तो वो अल्टीमेटली सारे इफ एल्स के बेसिस पे ही बन रही है, कि एक या तो ये ट्राई करना है, ये नहीं चला तो ये ट्राई करना है, ये नहीं चला तो ये ट्राई करना है। तो जिस बंदे ने वो टूल बनाए हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसने सारे की सारी दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने बग्स उन्होंने सारे देखे हुए हों, राइट? तो जो उनको पता होता है वो लगा देते हैं, बाकी जो उनको नहीं पता होता है वो नहीं लगाते। तो जो टूल है, वो भी किसी ने बनाया है। तो वहाँ पे वो खाली इफ एल्सेस है, तो ऑटोमैटिक पे इतना लोग रिलाय नहीं कर सकते। आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, आपने स्टार्ट करके देख लिया, आपको हो सकता है इसी से सक्सेस मिल जाए, राइट? बट इस पे रिलाय मत करो। मैनुअल इज़ बेटर। खुद से सारा देखो, अगर कोई वेबसाइट खोलते हो उसका कोड देखो, सोर्स कोड क्या है, कैसे उसमें ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, कैसे पैकेज को भेजा जाता है, रिसीव किया जाता है, क्या रिस्पॉन्सेज़ आते हैं, क्या हेडर्स होते हैं, क्या पेलोड मॉडिफ़ाई। अब जैसे पेलोड है, आप पेलोड खुद से मॉडिफ़ाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पेलोड में अगर आप कोई फ़ाइल डाल दो तो? अगर वो आपसे माँग रहा है कि कोई वेबसाइट है, जो आपसे बोल रही है कि यार लेट्स से ये फ़ाइल टाइप खाली पीडीएफ सपोर्ट हो सकता है। कोई आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोला या कोई फ़ोटोग्राफ अपलोड करने बोला, उन्होंने स्पेसिफ़ाई किया कि यार या तो खाली जेपीजी या फिर पीडीएफ अपलोड करो और यहाँ पे लिख दिया है। बट क्या आपने उसको वेरीफ़ाई किया? क्या आपने उसका जो है जावास्क्रिप्ट खोल के देखी बैकग्राउंड में कि यार इसमें क्या-क्या चीज़ अपलोड हो सकती है? क्या आपने उस रूल को मॉडिफ़ाई करने की कोशिश करी? आप खुद से चीज़ें मॉडिफ़ाई कर सकते हो, ये सब चीज़ आपको इसलिए मैं आपका दिमाग खोलने की बात कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। कई बार उन्होंने खाली लिख दिया है बट उसमें कोई चेक नहीं है। तो आप एक जेपीजी वाली फ़ाइल फ़ॉर्मेट में पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। आप उसमें एक जो है डॉट ईएक्सई फ़ाइल भी अपलोड कर सकते हो, जो कि हमारा पेलोड हो जाएगा कि यार हम तो वायरस भेज रहे हैं उनको। तो वो सब चीज़ें भी बग्स में आ जाती हैं कि यार ये चीज़ें उन्होंने ठीक से सैनिटाइज़ नहीं किया है, जो एंट्रीज़ होती है। तो ये सब हम लोग को करके देखना और जब हम लोग मैनुअली करेंगे ये सब, तभी हमें सब कुछ निकल के आएगा। ऑटोमैटिक में ये सब चीज़ें शायद निकल के सामने ना आएँ। तो मैनुअल को प्रेफ़र करो। वीपीएन्स यूज़ करने हैं। वीपीएन्स क्यों यूज़ करने हैं? सिंपल सा लॉजिक आपको मैं बताऊँ तो जैसे हम लोग जब करने वाले हैं, तो कई बार हम लोग कुछ ब्रूट फ़ोर्स भी करने वाले हैं या पेलोड को चेंज करके कुछ और अपलोड करके देखेंगे, वो नहीं चला कुछ और अपलोड करके देखेंगे या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं अगर तो कई सारे इनपुट्स क ट्राई करने वाले हैं कि XYZ डॉट सेंड किया, नहीं चला, दोबारा से कुछ और ट्राई किया, नहीं चला। मतलब बहुत सारे ट्राई करने वाले हैं। तो कई जगह पे कई सर्वर्स हमारा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज़ कर रहे होंगे या कोई एडवांस्ड फायरवॉल यूज़ कर रहे होंगे या इन जनरल नहीं भी कर रहे हो तो उनके हो सकता है कोई रूल्स हो। उस चक्कर में क्या हो सकता है आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिया जाए, आपके डिवाइस को ब्लॉक कर दिया जाए और आपके यहाँ से कोई कनेक्शन बने ना उनके साथ। तो आपका बग हंटिंग फिर वहीं पे खत्म हो जाएगा उस प्रोग्राम में। तो वो चीज़ नहीं करनी है क्योंकि फिर आपका काम लंबा हो जाएगा कि यार आपने आपका नेटवर्क ब्लॉक हो गया, आपको नेटवर्क चेंज करना है, कैसे करोगे? कुछ और लगाओगे, कोई और वीपी मतलब जो है कोई और वर्चुअल मशीन यूज़ करोगे या किसी और नेटवर्क से ट्राई करोगे, हॉटस्पॉट बना के ट्राई करोगे, तो वो लंबा प्रोसेस है। उस चीज़ में ना फँसो तो अच्छा है वीपीएन यूज़ करो कि यार एक वीपीएन अगर उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया, तो हो सकता है आपका वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर खुद ही कर दे, नया नेटवर्क प्रोवाइड नहीं भी करता है, तो आपका वीपीएन चल ही रहा है ना, एक हटाओ दूसरा वीपीएन डालो, अगले नेटवर्क पे ट्राई करो। तो वो चीज़ आप ही को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि आप ब्लॉक ना हो जाओ बीच में कहीं पे। अब जैसे कई बार हम लोग होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, कुछ हैक ट्राई कर रहे हैं या कुछ ब्रूट फ़ोर्स कर रहे हैं, तो बीच में फिर कैप्चा आने लग जाते हैं कि यार वेरीफ़ाई करो कि यू आर अ ह्यूमन एंड नॉट अ रोबोट। वो चीज़ हम लोग को कितनी एनोयिंग लगती है। तो वो चीज़ें आप जो है वीपीएन से आप उसको बायपास नहीं कर सकते, ये नहीं बोल रहा, बट सेशन फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। कि आपने अगर एग्ज़ॉस्ट कर दिया है अपने उस लिमिट्स को कि यार अब आप ऑटोमेट नहीं कर सकते उस चीज़ को। ऑटोमेट में हाँ भाई, ये मतलब नहीं कि मैं ऑटोमैटिक कोई टूल यूज़ कर रहा हूँ। मैं जो भी स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, चाहे मैंने पाइथन में कोई कोड लिखा है, खुद से लिखा है कि यार उस सिचुएशन के हिसाब से कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि जितनी लेट्स से मैं कोई ऐसा कोड लिख रहा हूँ जो कि वाईफ़ाई हैक करेगा। मुझे मालूम है कि वाईफ़ाई का जो पासवर्ड है, वो किसी का फ़ोन नंबर है। तो मैंने पाइथन की एक स्क्रिप्ट लिख दी
कि फ्रॉम 0 ऑल द वे अप टू 99999999 जो भी उनका मतलब होता है ना कि सारे पॉसिबल डिजिट्स कि पाइथन में स्क्रिप्ट लिख दी, वो सारे के सारे नंबर्स हिट एंड ट्राई करने वाला है। तो ये मैंने इस केस के लिए ही किया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा इतना ऑटोमेशन तो चलता है ना, तो मैंने ये ऑटोमेट किया कि स्क्रिप्ट की बार-बार उसको ब्रूट फोर्स करने के लिए, तो क्या होगा कि कुछ अटेम्प्ट्स के बाद हो सकता है वाईफ़ाई वहाँ पे मेरे को ब्रॉडकास्ट करना बंद कर दे, इस नेटवर्क को ब्लॉक कर दे। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है नया वीपीएन वगैरह यूज़ कर लेंगे कि यार हमारी डिवाइस को ब्लॉक नहीं किया जाए, हमारे नेटवर्क को ब्लॉक ना करें, तो वीपीएन यूज़ करना इसलिए थोड़ा ज़रूरी है। फिर है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अ, तो इसमें मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यार जब आप कोई टूल यूज़ करते हो, मान लो आपको एंड्रॉयड पे प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगता है, आपको जावा पे अच्छी पकड़ है और एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म पे आपको बग हंटिंग अच्छी लगती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वेब पे भी जाओ, आप मैक पे भी जाओ, आप लिनक्स पे भी जाओ या आप आईओएस पे भी जाओ, जितने भी सारे हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो ज़रूरी नहीं आपको हर जगह हाथ फैलाना है। आप वो एक जगह पे अपने एक निश में भी रह सकते हो, निश बोलते हैं ना कि यार जिसमें आपका जो एक अच्छा एनवायरनमेंट है, जिसमें आप जो है नरिश होते हो, तो आप उसमें रह के भी करियर बना सकते हो। ये नहीं बोल रहा कि आगे देखो ही मत, देखो तो लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके, इकट्ठे हर जगह हाथ नहीं फैलाना है। तो जिस भी आपका निश है, जो भी आप जगह प्रेफ़र करते हो, मान लो अगर आपका हाथ जो है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में ज़्यादा अच्छा है, तो वहीं पे अपना जो है बग्स वगैरह वहीं पे ढूँढो। टाइम मिले तो थोड़ा बहुत इधर-उधर देखो, एक आध चीज़ को और मास्टरी करो, बट जिस चीज़ आपकी मास्टरी है, उसपे फ़ोकस करो। अब जैसे एक मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक डायलॉग था कि मुझे उस मूव से खतरा नहीं है जो तूने मतलब उन हज़ारों मूव से त खतरा नहीं है जो तूने एक बार प्रैक्टिस करी है। मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तूने हज़ार बार प्रैक्टिस करी है। तो जितनी आपकी मास्टरी होगी उस चीज़ में, एक चीज़ में, उतना आप सक्सेसफुल रहोगे। तो वो सेम टाइप के बग्स जो हैं, कई सारे प्रोग्राम्स में क्रैक कर सकोगे। खाली फ़ैमिलियरिटी जैसे कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मान लो अगर आपको एंड्रॉइड में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बरकरार रखो। उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के चलो। उसको लेट गो मत करो कि यार मैं तो कहीं और ही ट्राई करना चाहता हूँ या मेरे को वो भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। हर चीज़ के पीछे मत भागो। ये एक ऐसी रेस है जिसमें ना तो आपको कोई टेक्निकल डिग्री चाहिए, ना तो आपको कोई सर्टिफ़िकेशन चाहिए, ना आपको मतलब आप बिना कोड हो सकता है आपको कोई लैंग्वेज भी ना आती हो, आप उसके बिना भी काम कर सकते हो, अगर आप जो अपना एनवायरनमेंट उस हिसाब से चूज़ करते हो। यहाँ पे आपको लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ऐसा कुछ क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि यार अगर आप हर जगह हाथ फैलाओगे तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है। आपने एक बग ढूँढा, आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, तो ज़रूरी स्पेसिफ़ाई थोड़ी ना है कि आपको हर एक टाइप के बग्स निकालना है। आप एक ही टाइप के बग निकालते रहो हर जगह से, डज़ नॉट मैटर, आपको आपकी बाउंटी मिलती रहेगी। अब लोग क्या करते हैं, लोग इसीलिए जो है वो अपना एक लिस्ट बनाते हैं कि यार मेरा इस चीज़ में हाथ स्ट्रॉन्ग है। उस पे बेसिस पे अपना वो करियर सेट कर लेते हैं कि मैं इसमें बग्स हंट करने वाला हूँ और उनकी सक्सेस रेट भी उस वजह से ज़्यादा रहती है क्योंकि वो उस चीज़ में धीरे-धीरे करके उसकी मास्टरी बढ़ती जाएगी और उसको बिल्कुल पता होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है। इनफैक्ट अगर आप सोचोगे तो जैसे हम लोग एक चीज़ के पीछे इतना पड़ जाते हैं ना, तो हम लोग सोते हुए भी उसके बारे में सोच रहे होते हैं या खाते-पीते हुए उस बारे में सोच रहे होते हैं। तो कई बार तो ऐसा भी होगा कि शायद आपने सिस्टम देखा भी नहीं होगा। आपने कभी वेबसाइट उनकी एक बार खोली, आपको एक आइडिया हो गया कि अच्छा इसमें ये दिक्कत थी। आपने सोचते-सोचते उसका बग फाइंड आउट कर लिया कि इसमें ये बग था। बाद में उसका कोड देखोगे तो आपको वो तो ब वेरिफिकेशन बाद में है, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना अच्छा होना चाहिए। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, राइट? अब मैं उल्टी बात कह रहा हूँ, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। यहाँ पे जो थी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में बात कर रहा था कि अपना जो एक निच बना के रखने की। यहाँ पे क्वांटिटी ओवर क्वालिटी का मतलब वही है कि यार छोटे-छोटे एक्यूमुलेट कर लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बंदा जो है अगर वो छोटे-छोटे बग जिसमें उसको 1000 2000 भी मिल रहे हैं ना, तो वो एक्यूमुलेट करता रहे, तो साल के बहुत कलेक्ट कर लेगा वो। बजाए कि वो 1 मिलियन वाली या 10 लाख वाली जो है कोई बाउंड्री ढूँढना चाहे। क्योंकि उसमें उसको एक तो टाइम लगने वाला है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगी और कम्पीट किसके साथ कर रहा है वो, राइट? काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों के साथ कम्पीट कर रहा है वो। तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन और आपका स्किल ज़्यादा अच्छे से टेस्ट होने वाला है। अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो उसमें ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो, बट लोग छोटा-छोटा करके भी अपना गुज़ारा कर लेते हैं। गुज़ारा क्या बहुत अच्छा खासा भी कमा सकते हैं। ये एक जो फ़ील्ड ऐसी है, हिट एंड मिस वाली तो बात है कि यार हो सकता है कि कभी-कभी आपको सक्सेस मिले, कभी-कभी सक्सेस ना मिले। आपको जो है कई बार मूव ऑन करना पड़ता है, बट जैसे होता है ना कि नो व्हेन टू क्विट कि यार इनफैक्ट आई थिंक अगली टिप मेरी वही है। तो कि आपको मालूम होना चाहिए, मैं छोटे-छोटे करके भी बूँद-बूँद से भी सागर बना लूँगा। तो उस मेंटालिटी से भी लोग काम करते हैं, करने में कोई तकलीफ नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो अपना जो एक मेंटालिटी रखो, ऐसी रखो कि छोटे-छोटे करके एक्यूमुलेट कर लेंगे और जैसे एक टारगेट सेट कर लिया। मान लो मैंने मैंने सोचा है कि मैं इस महीने में मेरे को इतने बग्स करके मुझे इतने पैसे कमाने हैं, राइट? तो ज़रूरी नहीं कि वो टारगेट बहुत ही ज़्यादा हाई रख लो, क्योंकि फिर उससे आपको ही फ्रस्ट्रेशन होने वाली है। धीरे-धीरे करके उसको एनहांस करो। मान लो आपने शुरू किया,
आपको जो है छोटे-छोटे बग्स ढूँढ रहे हो आपको, और वो जैसे अगर आप, जैसे हम लोग इंडिया में हैं, राइट? और इंडिया में इसका बहुत स्कोप है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इंडिया में बहुत स्कोप है क्योंकि इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है लोगों को। अभी धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो अभी ये ऐसा टाइम है, राइट टाइम है बिल्कुल, जिसमें कि आप इस चीज़ में बूम कर सकते हो। तो अभी अगर कोई आप वेबसाइट खोल के देखते हो, स्पेशली गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ठीक है? प्राइवेट वाली चलो फिर भी हो सकता है बेटर हालत में हो, बट जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होंगी, मोर और लेस कई जगह पे उनको बहुत सारे आपको बग्स मिलने वाले हैं। तो वहाँ पे आप रिपोर्ट कर करके छोटे-छोटे बाउंटीज़ कमा सकते हो, या अगर बाउंटी नहीं देते हैं वो लोग, तो आप सर्टिफ़िकेशन या कोई एप्रिसिएशन लेटर वगैरह आपको मिलता रहेगा, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। बट नेवरदलेस आप वो छोटा-छोटा करके भी कर सकते हो। तो इंडिया में इसका काफ़ी स्कोप है, और लोग क्या करेंगे कि यार रेगुलर बेसिस पे कि यार 1-2 दिन में मेरे को एक छोटी-मोटी ऐसी बाउंटी लेनी है, चाहे उसमें आपको जो है ₹500 मिले, चाहे ₹1000 मिले, महीने का आपका काफ़ी एक बिल्डअप कर सकते हो आप उसमें। और 500-1000 तो मैं कम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी मिलती हैं, और वो छोटे-छोटे के लिए भी मिल जाती है। रही बात बड़े वालों की, तो हाँ, कभी-कभी बड़ी वाली भी मछली पकड़ो, और उससे आपको जो सैटिस्फैक्शन मिलेगी, जो आपको एनकरेजमेंट मिलेगी, वो अलग ही लेवल की होगी, बट छोटे-छोटे में भी कोई बुराई नहीं है। एंड नोइंग व्हेन टू क्विट, कब आपको क्विट कर देना चाहिए कि यार अब इसमें नहीं हो रहा, मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली, मैंने सारे टूल्स ट्राई करके देख लिए, मेरे को नहीं मिल रहा बग। तो ज़रूरी नहीं कि आप उसपे परस्यू करते रहो, उसमें लगे रहो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको नींद नहीं आएगी, जो भी होगा, और उसी टाइम पे आप हो सकता है कि किसी और प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो ये भी नहीं बोलूँगा कि यार बहुत जल्दी क्विट कर दो कि यार नहीं हो रहा, अगले पे चले गए, नहीं हो रहा, अगले पे चले गए, फिर तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। बट एक राइट टाइम आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मैं एक बग ढूँढने के लिए इस प्रोग्राम को, मान लो मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं दूँगा, या मैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं दूँगा, वो एक आप खुद सेट कर लो, एक लिमिटेशन। बाकी आप उसको लिमिटेशन को जो है क्रॉस कर सकते हो, ये आपके ऊपर पर्सनल वो है कि यार मेरे को लग रहा है कि शायद मैं ये ट्राई करूँगा, मिल जाएगा जो भी, बट एक रखना ज़रूरी है कि नोइंग व्हेन टू क्विट। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ आकर उन पे जाके रिपोर्ट्स देखते हैं कि क्या रिपोर्ट सबमिशन हुई है, राइट? तो लेट अस ओपन अ प्राइवेट ब्राउज़र, न्यू प्राइवेट विंडो, और हम जाएँगे हैकर1 पे। और यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिविटी। अब जैसे यहाँ पे दिखा हुआ ना, ये आपको चीज़ें दिख रही हैं, किसने सबमिट किया है, और मास अकाउंट टेकओवर का जो टाइटल आप पढ़ रहे हो, कि टाइटल उसमें स्पेसिफाई कर रहा है कि मास अकाउंट टेकओवर ऐसी कोई चीज़ हो रही है। स्टेटस क्या है इसका, रिज़ॉल्व्ड है। जनरली जो चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं होंगी, हो सकता है आपको यहाँ पे शो भी ना कर रही हो, या उसको जो है वो लोग कॉन्फिडेंशियल रखें, दिखाई ना दे। इसकी सिवियरिटी या जो प्रायोरिटी थी वो हाई सेट की हुई है, ठीक है? हम उसको खोल के देखते हैं क्या चीज़ है। फिर नीचे लोड हो रहा है, क्या चीज़ हुई है देखते हैं। Discovered an organization owner could update the email address of a member of their organization in tax jar. This could have allowed an attacker to take over a victim's account if the victim belonged to the attacker's organization. The vulnerability was caused by the ability to edit other members जो भी है। तो it has to be summary है, summary by Stripe, right? इस बंदे ने सबमिट की होगी। फिर कुछ कमेंट्स वगैरह हैं। अच्छा, तो इन्होंने ये चीज़ें नहीं दिखा रखी है हम लोगों को। बीच में आपको स्टेटस भी देख रहे हो, रीओपन्ड हो गया यहाँ पे, चेंज द स्टेटस टू ट्राइआज्ड, क्लोज़ कर दिया, ये सब मतलब स्टेटस भी चेंज हो रहा है बीच-बीच में। और हालाँकि इन्होंने ये चीज़ें हम लोगों को नहीं दिखाई रिपोर्ट। तो ये अगेन हो सकता है इस कंपनी की जो बात है, या जो भी इसकी मतलब प्रोग्राम मैनेजर होगा उसने किया हो, ये सब चीज़ें, बट अ, देखते हैं कि कोई ऐसे हम लोग को मिल जाए। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ऑन एल्गोरिथम कोलैबोरेटर। अच्छा। हाय अगेन माय फेवरेट बीडीपी टीम, आई ब्रिंग टू यू 8th बग, तो उसने स्पेसिफाई किया कि मैं कौन-सी बग की बात कर रहा हूँ। 4th क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है? करंटली ट्राइंग टू अपलोड पाइथन कोड ब्ला, ब्ला, ब्ला। इसकी समरी लिखी है, बाय सेंडिंग स्पेसिफिकली क्राफ्टेड वर्क वेब सॉकेट, जो भी है। मतलब एक छोटे से उसमें कंसाइज़ उसमें लिखी है इसने एक समरी। फिर उसका डिस्क्रिप्शन मेंटेन कर में वो मेंशन कर रखा है कि क्या है। और जो आपको मैं पहले वाली हेडिंग्स बता रहा था, उसमें यहाँ पे क्योंकि ये एक ऑनलाइन टूल है ना हैकर1, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी जनरेट हो जाती हैं। सिवियरिटी क्या है, वीकनेस क्या है, बाउंटीज़ वो तो खैर ऑलरेडी स्पेंट है। इसने चीज़ें स्पेसिफाई नहीं करी, राइट? ये उसका बग आईडी ऊपर, ये 615 ये ऑटोमैटिकली जनरेट हो गया। इसका टाइटल हो गया। तो ऑलरेडी सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं, जो हम लोग को चाहिए थी। एक समरी दे दी इसने, उसके अलावा एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि उसको फिर उसने एलैबोरेट कर रखा है कि क्या चीज़ हो रही है। दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट फनी ब्ला, ब्ला, ब्ला।
इसमें जो है ये वाली चीज मेंशन करते हैं, इमेज सोर्स क्या है, इज इक्वल्स टू एक्स वगैरह। नीचे इसमें स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस लिखे हुए हैं, रिप्रोड्यूस लिखे हुए हैं, स्टेप 1 ये करना है, हर एक चीज का स्क्रीनशॉट है, राइट। रिप्लेस वैल्यू विद ला ला ला, सेंड द वैल्यू, ओके। ये सब है। फिर इसका इसने इम्पैक्ट भी बताया। अच्छा, मैंने आपको चीज उस टाइम में मेंशन नहीं करी, बट हम लोग को इम्पैक्ट मेंशन करना भी जरूरी है कि उस जो हम जो चीज मेंशन करी है, जो भी हम बग फाइंड आउट किया है, उसका इम्पैक्ट क्या है। अगर आप वो बग को लेट इट, इफ यू लेट इट बी, कि अच्छा ये बग चलता रहे कोई बात नहीं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या किसी का क्रेडेंशियल जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, या क्या आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी, जो जो भी आपको लगता है इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट है रन जावास्क्रिप्ट इन विक्टिम्स ब्राउजर। तो आप आपके जो विक्टिम का ब्राउजर है उसमें जावास्क्रिप्ट रन कर पाओगे, राइट। तो ये इसका एक इम्पैक्ट है। तो आपको इम्पैक्ट स्पेसिफाई करना है वहाँ पे। और अगर हो सके तो आप उसका अगर कोई फिक्स आपको पता है तो वो स्पेसिफाई कर सकते हो, बट फिक्स स्पेसिफाई करना एक ऑप्शनल चीज है, जरूरी नहीं कि आप वो चीज करो ही करो, बट इम्पैक्ट जरूर स्पेसिफाई कर देना। आई एम सॉरी, वो प्रेजेंटेशन में मिस हो गया मेरे से, सॉरी। इज अ टेक्स्ट पेलोड ला ला ला। फिर इसने और इसमें कुछ कमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, लोग की बात चल रही है, उसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे, बट इसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी वैसी थी। और जनरली ऐसा होता है, अगर आप जो है किसी से बात करो तो आपको टू इन्फो कॉन्वर्सेशन होने वाली है उससे कि क्या चीज़ है। हालांकि अगर आपकी रिपोर्ट इतनी अच्छी से बनी हुई है कि सब कुछ आपने स्पेसिफाई कर रखा है, तो शायद आपको ये सब ना करना पड़े और आपकी रिपोर्ट ही सफिशिएंट हो, जिसके बेसिस पे आपको जो है उसका स्टेटस चेंज करके उसको जो है वो कर दें, फिक्स कर दें, या आपको जो है रिवॉर्ड वगैरह उसको ऐसे ही दे दें। बट नेवरदलेस हो सकता है इसकी रिपोर्ट में थोड़ा सा कुछ जो समझ में ना आया हो जो उसने लिखा है, जिसकी वजह से कुछ कमेंट्स वगैरह उनको करने पड़े। आई थिंक इसने खुद ही जो कुछ लिखा था यहाँ पे उसको कुछ करेक्शन करनी पड़ी है खुद से, सॉरी। इज टेक्स्ट पेलोड वगैरह जो उसने एंटर किया है, तो उसने पहले मिस कर दिया था, इस वजह से इसने दोबारा चीजें करी। फिर इसके बाद क्या प्रोसेस क्या रहता है, योर रिपोर्ट इज करेंटली बीइंग रिव्यूड बाय द HackerOne टीम एंड विल गेट बैक टू यू। फिर रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियो, मतलब अलग चीजें हैं, ठीक है। एक और देखते हैं लास्ट, फिर हम लोग आज के लिए वाइंड अप करेंगे। लेट्स सी दिस वन, ये मीडियम लेवल की है, तो ये भी रिजॉल्व है। इसने भी फिर वैसे ही लिखा हुआ है सब कुछ। ऊपर एक हेडर है, इसका जो आईडी होना चाहिए वो है। नेम ऑफ वल्नरेबिलिटी इसने और अच्छे से स्पेसिफाई किया, एरियाज अफेक्टेड, किस जगह वो एरिया को अफेक्ट कर रहा है, इनएक्सेसिबल सब डोमेन्स, किस डोमेन्स पे ये एक्सेसिबल नहीं है, जो इस वजह से यूजर डिटेल्स इसने मेंशन नहीं करी। आई थिंक इसने, जैसे हम लोग मैनुअल कर रहे थे ना, इसने वही चीज सबमिट कर रखी है यहाँ पे। समरी खुद से जो है, ऐड समरी ऑफ द वल्नरेबिलिटी, आई थिंक इसने कोई कॉपी पेस्ट किया टेम्पलेट। अवेलेबल टू एसेस सर्टेन सब डोमेन्स एंड सो ऑन, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। फिर वही स्टेप्स हैं, स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं। तो एक ये भी एक अच्छी रिपोर्ट हो सकती थी, हालांकि इसने खाली यहाँ पे थोड़ा कुछ कॉपी पेस्ट कर रखा है, जो कि मेरे को लगता है कि इसने रिव्यू नहीं किया उस चीज़ को ठीक से। बट बाकी सारे इसके इंग्रेडिएंट्स उसने अच्छे से मेंशन किए हुए हैं। सारे स्क्रीनशॉट, हर एक स्टेप के स्क्रीनशॉट है, वो भी देख रहे हो आप। पहले वाले में ऐसा नहीं था, पहले खाली एक ही स्क्रीनशॉट था, यहाँ पे हर एक स्टेप के स्क्रीनशॉट्स हैं। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट है। और सेटिंग द टोकन अमाउंट फॉर नाउ, तो इनको जो है तुरंत ही, जैसे कि अच्छी रिपोर्ट थी तो पहले ही इसको जो है टोकन अमाउंट वैसे ही दे दिया, बाकी इसको जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलेगा। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट का फायदा हो गया, वो तुरंत ही कोई एक टोकन अमाउंट दे दिया गया, राइट। और बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या हुई, और बाकी इनको बाउंटी दे दी गई। तो ये एक प्रोसेस है कि कैसे रिपोर्ट करते हो आप, और क्या चीज़ हम लोग को फॉलो करनी है रिपोर्ट करते टाइम और बग हंटिंग के टाइम पे इन जनरल, राइट। तो विद दैट आई थिंक वील स्टॉप फॉर टुडे। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, और हम लोग जो है इसको ट्राई करेंगे आंसर करने का, ब्रेनस्टॉर्म करने का। यस यास्मीन, आपका हाथ रेज्ड है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। Oh, yes, sir. आपने बोला ना that you can start with like small fish bugs. यस। So like, can you give me some examples? एग्जाम्पल, अभी जैसे आप हैकर वन खोलोगे, राइट, एंड हैकर वन पे Yes, प्रोग्राम्स ऐसे कई सारे पब्लिश होते हैं, राइट। सो यू जस्ट, आपको हिंदी कंफर्टेबल है ना, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है yes, शायद। yes, yes. हाँ, तो आप जी जी. हैकर वन खोल के उसमें आप कोई भी प्रोग्राम्स देखोगे तो आप जो बिग फिश आपको दिखेगी कि अच्छा ये तो एप्पल है, तो बिग फिश है। रिवॉर्ड से आप देख सकते हो कि अच्छा रिवॉर्ड्स कम है तो शायद फिश भी छोटी है, उस सेंस में देखो। Okay. मतलब यू कैन तो लुक एट द रिवॉर्ड्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वगैरह, कितने उसमें पार्टिसिपेट कर, जैसे अगर कोई ओपन टूर्नामेंट टाइप हो रहा है मान लो बग बाउंटी का, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें इस प्रोग्राम में, पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या बाउंटी वगैरह क्या है, या एक प्रोग्राम के अंदर भी अलग अलग लेवल्स के बग्स होते हैं ना, जी. तो आप छोटे वाले लेवल के बग्स को ढूंढ सकते हो। मतलब एप्पल में भी गए तो एप्पल ना छोटे लेवल के बग्स ढूंढो पहले,
जस्ट टू स्टार्ट। बाद में आप बड़े ओके वाला ढूंढ ओके। सकते हो, वेल एंड गुड, बट स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मोरल बढ़ेगा, और वो चीज़ आपको आगे हेल्प करेगी। जी जी जी। और एक चीज था, like for this, no, like is it important we should know all the codes, coding language? एब्सोल्युटली नॉट। जैसे भी मैंने बताया, आप ना खुद का एक निश डेवलप कर सकते हो कि यार मैं एंड्रॉइड्स में कंफर्टेबल हूँ या मैं वेब सिक्योरिटी में कंफर्टेबल हूँ। अब जैसे मैं पर्सनली, मेरे को जावा और उसमें मेरा अच्छा होल्ड है, जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, तो मेरे को अच्छा हम्म। लगता है कि मैं वेब सिक्योरिटी पे जाऊँ, और उनका जो वेबसाइट जैसे इंटरैक्ट कर रही है, उसका जो बैकग्राउंड में कोड चल रहा है। अब मैं आपको ये चीज़ थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। इनफैक्ट लेट्स ओपन, आई जी। वुड ओपन फायरफॉक्स। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। Yes, yes, it's visible. अब जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट खोले, मैंने गूगल खोल लिया यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को अच्छा अच्छा लगता है, मैं पे इंस्पेक्ट करता हूँ हर एक पेज पे क्या हो रहा है। ये इंस्पेक्टर है, इसका पूरा ये जो कोड है लेफ्ट में, लोग को दिख रहा है ना नीचे, ये जो हर एक चीज को हाईलाइट कर रहा है नीचे, ये जावा में लिखा गया, जावास्क्रिप्ट। इनफैक्ट दिस इज जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट और जावा काफी सिमिलर से है। तो यहाँ पे मेरे को देखना अच्छा लगता है कि अच्छा, ये क्लास कहाँ पे जो है डिक्लेयर की गई है, या इसका क्या मतलब है, ये कैसे काम कर रहा है, बॉडी में क्या क्या है। फिर हम वहां से मैनिपुलेशन ढूंढ सकते हैं। मान लो ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये कि आप सेलेक्ट जिस चीज को करोगे उसका कोड दिखाई देगा। तो सर्च बॉक्स है, इसका सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी क्लास क्या है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसको आप पूरा एक्सपैंड करके देखो कि क्या चीज़ है। तो वहां से हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा, इसमें क्या क्या इनपुट जा सकती है, क्या क्या इनपुट नहीं जा सकती है। वहां से हम लोग इसमें कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करें, नहीं करें वो सब। या फिर जैसे यहाँ पे हमारे एक आई थिंक नेटवर्क वाला ऑप्शन होता है कि नेटवर्क एक्टिविटी देख सकते हो, मुझे अभी दिख नहीं रहा है नेट वगैरह। तो यहाँ पे हमारा कि क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो क्या पेलोड को आप मॉडिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कुछ सर्च करते हैं, तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जा रही है। अब देखना, मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, लेट्स से फायरशार्क मैंने सर्च किया, तो ऑटोमेटिक पहले यहाँ पे सारी गेट रिक्वेस्ट चल रही थी नीचे, देखा होगा आपने। क्योंकि वो जो है लाइव उस चीज को सर्च करके हम लोग को यहाँ पे छोटे मोटे उसके रिजल्ट दिखा रहा है। तो सारा अल्टीमेटली गेट रिक्वेस्ट पे जो चल रहा है। अब मैंने एक लास्ट में सर्च भी कर दिया, कितनी सारी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है नीचे। तो इनको स्टडी करना, और फिर आपको यहाँ से पता चलता है कि अच्छा, ये एड सर्विस चल रही है, यहाँ पे कोई ट्रैकर्स भी हैं। तो वो सब आप लोग को, मेरे को ये पर्सनली मेरे को अच्छा लगता है, तो ये मेरा निश है। आपको हो सकता है निश अलग हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ ज्यादा लैंग्वेजेस चाहिए थी, मेरे को एक लैंग्वेज आती है जावा या जावास्क्रिप्ट, मैं उस पर काम कर लूंगा। अगर आपको पाइथन आती है, वेल एंड गुड। अगर आपको जो है एसक्यूएल लैंग्वेज आती है, वेल एंड गुड। बट एक आध लैंग्वेज तो सीखना जरूरी होगा। आई वुड से कि एक लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए, उसके बाद आप बाकी चीजें अपना आप समझ पाओगे क्या हो रही है। तो एटलीस्ट एक लैंग्वेज सीखो कोई सी भी, और फिर वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। Okay. लीगल टू परफॉर्म, देखो ये काफी एक ग्रे एरिया है। वेल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि व्हाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। तो ये ग्रे हैट हैकर वाली सिचुएशन आ जाती है कि आप अगर बिना उनकी परमिशन के कर रहे हो, और अगर आप उसको कुछ एक्सप्लॉइटेशन करते हो तो ब्लैक हैट हैकर हो जाओगे, फिर तो आप डेफिनेटली क्रिमिनल हो। बट अगर आप जो उसको रिस्पॉन्सिबली बता रहे हो, अगर आपने कुछ मतलब जो है बग फाइंड आउट किया, आप उसको जो है आपने रिस्पॉन्सिबली डिस्क्लोज किया है, तो वो इलीगल नहीं है, राइट। अगर आप उसको कुछ फायदा उठाते हो या उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल देते हो, तब वो इलीगल हो जाता है, तब आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ इंडिया 2009, राइट। कोई और क्वेश्चन नहीं है, सबको सब समझ में आया। सॉरी, आई थिंक आप किसी भी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। वो चीज़ हम लोग के हाथ में नहीं है। अगर आप एक्सप्लॉइट करने लगे तो फिर आप जो है ब्लैक हैट हैकर ही कहलाओगे, फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो आप। एक्सप्लॉइट करने का मतलब वही है कि यार, अगर आप कोई स्क्रिप्ट रन करते हो, आपको मान लो कोई क्रेडेंशियल्स भी दिख जाते हैं, तो अगर आपने उस क्रेडेंशियल का कुछ कर रहे हो आप, तो फिर आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। हमें उस क्रेडेंशियल का कुछ नहीं करना है, हमारे लिए वो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, जो कि खाली हम लोग को प्रूफ के लिए चाहिए, दिखाने के लिए कि ये चीज़ें एक्सेसिबल है आपकी रिपोर्ट में, राइट। तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, वहां से आप कुछ फायदा नहीं उठाने वाले हो। अगर आप फायदा उठाते हो तो अगेन वो क्राइम हो जाता है। ओके।
ओके देन फिर चलिए। Sir, यस यस बोलो। excuse me, sir. So one more thing. Like when if you get a bug, is it important you have to fix it? नहीं, it is not very important to fix a bug. It is not, firstly, it is not my responsibility. Like, if I'm a bug hunter, this is not my responsibility to get it fixed. My responsibility was to Okay. disclose it to the company or the person who is responsible. First thing. Second, to fix it or not, it is the responsibility of the company, and they can decide, like, okay, this bug is too small for me to put efforts on, so I can let it be. So they can decide to not fix it. So it is not necessary, but it is better to fix even small bugs, because sometimes these smaller bugs add up to a bigger exploit vulnerability. Yes, sir. Thank you, sir. You're welcome, Yasmin. तो आई थिंक विद दैट हम लोग आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप आपको कुछ सीखा होगा आपने आज। एंड कल हम लोग कुछ टूल्स और टेक्निक्स देखेंगे कि जो हम लोग एक्चुअली यूज कर सकते हैं बग हंटिंग के टाइम पर।